छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। आज आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर के 4th पेपर के बारे में, जिसका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा एक नवीन अवधारणा है जो कि लगभग 30 वर्ष पुरानी है। आधुनिक संदर्भ में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक नई अवधारणा है। दर्शन के रूप में यह अवधारणा काफ़ी प्राचीन है, परंतु ग्लोबलाइजेशन एक नई व्यापार के रूप में इस अवधारणा का विकास लगभग 30 वर्ष पूर्व या कह सकते हैं कि 90 के दशक में डेवलप हुआ। वैसे भारत में भूमंडलीकरण का संकल्पना काफ़ी प्राचीन काल से वसुधैव कुटुंबकम के रूप में विकसित था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थ जगत में ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना 90 के दशक का देन है। अगर ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है, का अर्थ है भागीदारी, देखभाल, समझदारी के साथ एकजुटता। यह अवधारणा परस्पर निर्भरता, पारस्परिकता और मित्रता पर आधारित है। इस प्रकार देखा जाए तो वैश्वीकरण का सही मायने में अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। इस प्रक्रिया में पूंजी के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं, श्रमिक एवं संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है विश्व व्यापार को काफ़ी प्रभावित किया है। यूँ कहें कि भूमंडलीकरण जो है विश्व व्यापार को एक नई दिशा दे दिया है। अगर इसको विस्तार से अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को सुविधाएं देना, ताकि वे विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप एवं निवेश कर सकें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश में आने जाने वाली बाधाओं एवं प्रतिबंधों को हटाना, यह सब ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है। और किसी देश के कंपनियों को विदेशी सहयोग की अनुमति देना, उन्हें विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रभावशाली उदार आयात कार्यक्रमों को लागू करना। इसके लिए सबसे पहले मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ शुल्क पद्धति लागू करना तथा इसके बाद आयात शुल्क को काफ़ी हद तक हटाना। निर्यात प्रोत्साहनों के स्थान पर निर्यात बढ़ाने के लिए विनिमय दरों के समायोजन को स्वीकार करना। इस प्रकार देखा जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन के यहाँ काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब विदेशी निवेशकों को अनेक छूटें दी जाने लगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिरक्षा सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई जो पहले विदेशियों के लिए प्रतिबंधित थे। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस पद्धति समाप्त कर दी गई। आयातों को बहुत उदार बना दिया गया। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया को वास्तविक प्रोत्साहन मिला जब भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की। तब से वैश्वीकरण की दिशा में कुछ निश्चित कदम बढ़ाए गए, जैसे कि विश्व बैंक के प्रस्ताव के अनुसार भारत की आयात नीति नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करती है। विदेशी निवेश को और अधिक उत्साहित भारतीयों की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए रहे प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाने लगी। घरेलू निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाने लगा।
इस तरह आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर राज्य विकसित राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते थे। मुक्त व्यापार में ये राज्य औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों को आकर्षित करने में भी काफ़ी प्रयास करने लगे। इस प्रकार देखा जाए तो आज के प्रगतिशील विश्व में देश में ग्लोबलाइजेशन की अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि आपसी ज्ञान, टेक्नोलॉजी, वस्तुएं, दवाएं, सेवाएं, श्रमिक एवं संसाधनों एक दूसरे से दूसरे देशों में स्वतंत्रतापूर्वक आदान प्रदान से विश्व समुदाय में धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं आपसी भाईचारा कायम रह सकता है। व्यापार अवरोध को कम किया जा सकता है ताकि राष्ट्रीय सीमा के बाहर सामग्रियों को मुक्त प्रभाव संभव हो सके विश्व व्यापार के माध्यम से। वैसे परिवेश का निर्माण करना जिसमें विभिन्न देशों के बीच पूंजी का मुक्त प्रभाव हो सके, तकनीकी के मुक्त प्रवाह के लिए परिवेश का निर्माण हो सके। वैसे परिवेश का निर्माण करना जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रमिकों का मुक्त प्रभाव हो सके। वैश्वीकरण की वकालत मुख्य रूप से विकसित देश करते हैं। वैश्वीकरण के लिए 3 जो प्रमुख तथ्य है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। बिना अवरोध के बाजार प्रवाह, बिना अवरोध के पूंजी प्रवाह और बिना अवरोध के तकनीकी प्रवाह। इस प्रकार देखा जाए तो वैश्वीकरण का भारत ने भी, खास करके भारत ही नहीं, भारत के अलावा अन्य भी जो विकासशील देश हैं, वैश्वीकरण का मार्ग चुना ताकि वह देश के बाज़ारों को विश्व के बड़े बड़े कंपनियों के लिए खोल सके और साथ ही जो पुराने बंद पड़े औद्योगिक संस्थान, कल कारखाने थे, उन्हें विदेशी तकनीक जो कि अपेक्षाकृत सस्ती होती थी उसके द्वारा, निवेश के द्वारा उन्हें फिर से उन्हें पुनर्जीवित कर सके। वैश्वीकरण का प्रभाव विश्व व्यापार पर काफ़ी दूरगामी पड़ा और आगे भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, फिर भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा भारतीय अर्थतंत्र को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। जैसे भारत में अर्जित लाभ का विदेशों में जाना, औद्योगिक संरचना में विकृति आना, उच्च प्राथमिकता और आधारभूत उद्योगों में और तकनीकी पर पूंजी का काफ़ी निवेश, भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण, आर्थिक संकेंद्रण में वृद्धि, ब्रांड के प्रयोगों का प्रोत्साहन, रोजगार का वृद्धि न होना, संसाधन में विविधता का अभाव, आधारभूत संरचनाओं का कम विकसित होना एवं उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना। इस प्रकार देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का विश्व व्यापार में काफ़ी मिला जुला रहा, जिससे एक तरफ विकसित देश और विकसित होते गए और वे अपने सस्ते श्रमिक, पूंजी और तकनीक के दम पर छोटे छोटे विकासशील देशों की कंपनियों को अधिग्रहण करते गए, जिसके वजह से कुछ देशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर भी हो गई। विदेशी निवेश का प्रवाह जो है वह नकारात्मक होते गया। कुल मिला के देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन जो है अब वर्तमान समय में एक ऐसी अवधारणा बन गई है जिसे कि हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन विश्व व्यापार के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। धन्यवाद।